हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ये है प्रस्तावना। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल सार है। और प्रस्तावना को इसीलिए ही पूरा संविधान लिखने के बाद में सबसे बाद में लिखा गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे संविधान की आत्मा इसीलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंतर्गत जो संविधान का पूरा निचोड़ है उसको समाहित किया गया है। जैसे ये है हमारी, जैसे जो मूल जो प्रस्तावना है उसकी जैसे ये फोटो है। और इसके अंतर्गत जैसे प्रस्तावना में ये जो प्रस्तावना है इसके अंतर्गत जिन जिन जैसे कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जैसे हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता और गरिमा एकता और अखंडता बंधुता और अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इसके अलावा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो जैसे ये हमारी प्रस्तावना की फोटो है। अब जैसे प्रस्तावना के अंतर्गत जैसे पूरी जो प्रस्तावना है इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे इसके वर्ड टू वर्ड याद होना इसे बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे न्याय एक पॉइंट है, तो न्याय में से कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा। जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का न्याय, तो उसमें जैसे धार्मिक न्याय भी दे देगा। तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग कर देते हैं। तो हमें एक एक वर्ड को याद रखना है। जैसे न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और अब हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना है इसका ये कहां से ली गई है। ये प्रस्तावना का जो विचार है ये कहां से आया है। तो प्रस्तावना का विचार और भाषा, प्रस्तावना का विचार हमने लिया है यूएसए से, और इसकी जो भाषा शैली है ना, लैंग्वेज, ये हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार, जैसे क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है, लेकिन इसकी लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और जैसे प्रस्तावना के अंतर्गत ये शब्द है ना, जैसे हम भारत के लोग, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। और एक सेकेंड, तो इस टाइप से जो हमारी प्रस्तावना है इसके अंतर्गत हमने ये शब्द कहाँ से, ये विचार तो या फिर हम भारत के लोग शब्द यूएसए से लिया है, और जो ये भाषा है इसकी जो भाषा शैली है ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा जैसे प्रस्तावना का स्रोत क्या है, जो प्रस्तावना है हमारी, इसका स्रोत क्या है, प्रस्तावना आई कहाँ से। तो इसका जो स्रोत है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जिस टाइम हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके समक्ष जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, और उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी। दोस्तों कितने तारीख को, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकृति दी थी। इसके अतिरिक्त जैसे प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना का स्रोत है भारत की जनता। प्रस्तावना में भारत की जो जनता है उसको
भारत के संविधान में शक्ति का स्रोत माना गया है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रस्तावना जो है, अब प्रस्तावना में ये जो शब्दावलियां हैं जैसे संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये प्रस्तावना के स्वरूप को दिखाते हैं और प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी हमारे लक्ष्य हैं जो कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने तय किए गए थे उनको दिखाते हैं, है ना। सामान्य परिचय तो हमने प्रस्तावना का लगभग देख लिया है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रस्तावना का स्वरूप के अंतर्गत हम इन 5 पॉइंट को ही पढ़ेंगे। संप्रभुता, दूसरा जैसे हमने समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और गणतंत्र और लोकतंत्र, इस टाइप से ये 5 जो लक्ष्य है ये प्रस्तावना के स्वरूप को दिखाते हैं जो कि संविधान निर्माताओं ने भारत के जो आगे मतलब भविष्य के लिए या मतलब इन सबको फॉलो किया जाना जरूरी है। अब हम एक एक का अर्थ जानते हैं। जैसे संप्रभुता क्या होती है, तो संप्रभुता होती है जैसे कोई भी देश है वो मतलब सर्वे सर्वा है, संपूर्ण जो निर्णय वो खुद लेगा, मतलब कोई भी जो अन्य देश है उसका, हमारे जैसे कोई भी देश है जो अपने निर्णय खुद लेता है, पूरे डिसीजंस नीति निर्माण खुद करता है, अन्य किसी भी देश का उसकी नीतियों में विचारों में किसी टाइप से कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो है संप्रभु राष्ट्र। तो संप्रभुता का अर्थ यही होता है कि मतलब निर्णय लेने जो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होना और उसमें अन्य किसी का भी हस्तक्षेप न होना संप्रभु राष्ट्र की पहचान है। इसके अलावा जैसे समाजवाद, तो भारत एक समाजवादी देश है और जो समाजवाद टर्म है ना ये यूरोप से आई है। यूरोप में जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने साम्यवाद जो शब्दावली का प्रयोग किया था और उन्होंने जैसे पूंजीपति जो वर्ग है और मजदूर वर्ग के बीच में जो संघर्ष हुआ था तो उसको परिभाषित किया इसके माध्यम से। लेकिन जो भारत है, भारत ने साम्यवाद को नहीं अपनाया है, भारत ने अपनाया है लोकतांत्रिक समाजवाद जो कि नेहरू से प्रेरित है। हमारा जो जैसे वो साम्यवाद है वो तो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है दोस्तों, किसको, वो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है, वर्ग संघर्ष को। लेकिन हमारा जो समाजवाद है ये वर्ग संघर्ष को स्वीकार नहीं करता और हम संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को स्वीकार करता है। ये संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को स्वीकार करता है, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को स्वीकार करता है, ये संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को स्वीकार करता है। अर्थात योग्यता के आधार पर संसाधनों का वितरण और जो कमजोर वर्ग है उसको संरक्षण देने की भी बात करता है। तो इस टाइप से भारतीय जो समाजवाद है ये साम्यवाद से अलग है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये समाजवाद, आप इसे उस वे में मत ले लेना, भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी नहीं है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी और पूंजीवादी का मिक्सचर, इस टाइप से ये हमने समाजवाद देखा। समाजवाद के बाद हम देखेंगे पंथ निरपेक्षता। जो भारत देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। भारत और जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद आर्टिकल 25 टू 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता ये क्या है, हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। और भारत में क्या है, भारत में विधि का शासन है और विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। इस टाइप से जो भारत देश है वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में भी शामिल किया गया था। तो ये हो गई पंथ निरपेक्षता। और इसके अतिरिक्त जैसे गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है? कोई भी देश है उसमें दो, एक तो संवैधानिक प्रमुख होता है और एक होता है वास्तविक प्रमुख। जो संवैधानिक प्रमुख होता है जैसे राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख जैसे हमारे भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है। तो जो संवैधानिक प्रमुख होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, तो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, अगर वो वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है तो क्या होगा? निर्वाचित। अब वो निर्वाचित चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी टाइप से निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को बोलेंगे गणतंत्र। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे? गणतंत्र। तो जैसे किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष कैसा होना चाहिए? निर्वाचित। राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है ना, राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति, वो क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो वो क्या होगा? गणतंत्र। गणतंत्र में ऐसा होता है, रिपब्लिक उस देश को कहा जाएगा। जैसे भारत है तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मतलब एक गणतंत्र है। लेकिन जैसे ब्रिटेन है, वहां के ब्रिटेन देख लो, फ्रांस देख लो, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे वहां की जो रानी है, वो क्या है? वो निर्वाचित नहीं है, वो वंशानुगत या पैतृक रूप से चुनी जाती है। तो वहां पे क्या है? राजतंत्र है। मीन्स वहां पे गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। और भारत देश में निर्वाचित होता है हमारा राष्ट्राध्यक्ष, इसलिए यहाँ पे क्या है? गणतंत्र। तो ये आप सभी को समझ आ गया होगा गणतंत्र क्या होता है। और इसके अतिरिक्त जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र अब्राहम लिंकन ने कहा था, भारत का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो ये होता है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में क्या होता है? जैसे ये होता है तंत्र, मीन्स लोग जिस तंत्र को बनाते हैं, जैसे हर 5, इसके माध्यम से जैसे जनता होती है, हर 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधियों के, जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, और प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। मीन्स प्रतिनिधि चुनती है, और जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में जाकर, कार्यपालिका में जाकर शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो इस टाइप से ये लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो होती है वोटिंग पावर, वोट देने की शक्ति, वोट देने की शक्ति, जो कि 18 वर्ष के होने पर यूज की जाती है। पहले इसके लिए वोटिंग के लिए एज थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये है लोकतंत्र। ये हमने जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो संविधान के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत यूज की गई थी, तो उनकी व्याख्या देखी। इनसे सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और सब्जेक्टिव टाइप में। जैसे आरएस मेंस वगैरह में 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे संप्रभुता क्या होती है, या समाजवाद से क्या तात्पर्य है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, या पंथ निरपेक्षता का यूज कैसे किया गया है मूल अधिकारों में या प्रस्तावना में, तो ये, और डीपीएसपी में। तो इस टाइप से इनका अच्छे से पता होना जरूरी है। इसके बाद जैसे जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में देखा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो आप भी कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो है, तो कौन कौन से केस में ये सिद्ध किया गया है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है,
तो इसके लिए इससे संबंधित एक वाद आया था, बेरूबाड़ी वाद। बेरूबाड़ी वाद आया था 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो जो बेरूबाड़ी वाद है, अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं कि बेरूबाड़ी है क्या। बेरूबाड़ी है ना, तो बेरूबाड़ी है ना, ये पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, ये भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हुआ था उस टाइम से ही ये क्षेत्र विवादित था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो इसको सुलझाने के लिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए 1958 में 1968 में 1958 में एक समझौता किया गया था, नेहरू नून समझौता। नेहरू नून समझौता, ये जो समझौता किया गया था ना, नेहरू नून समझौता, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज खान नून, है ना। तो इनके मध्य ये समझौता हुआ था 1958 में। और इसके तहत जब ये समझौता हुआ तो ये बात मीन्स ये क्वेश्चन उठा कि क्या प्रस्तावना कि इस टाइप से क्या एक समझौते के द्वारा भारत के किसी भूभाग को दूसरे देश को दिया जा सकता है, और दिया भी पहले तो यही क्लियर नहीं था कि क्या दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो किस प्रक्रिया के तहत, इसके लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाएगी। तो इसके संबंध में जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए, और जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की जो सलाह मांगने की शक्ति होती है आर्टिकल 143 के तहत, दोस्तों किसके तहत, इसमें आर्टिकल आएगा 143। आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये सामान्य प्रोसेस से नहीं दिया जा सकता, इसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन जो हम करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, वो करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसमें एक संशोधन किया गया था संविधान में, नवा संविधान संशोधन, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये किया गया था 1960 में। कब किया गया था, 1960 में किया गया था एक संवैधानिक संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो बेरूबाड़ी जो ये विवाद था, इसको सुलझाया गया। और इस टाइप से इस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ये समझा हमने बेरूबाड़ी वाद, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या में इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है केशवानंद भारती वाद। कौन सा वाद, केशवानंद भारती वाद, है ना। जो केशवानंद भारती केस है, इसमें क्या था, ये हुआ था 1973 में, 1973 में। ये केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो दूसरा, ये बहुत बड़ा डिसीजन था 1973 में, और इसमें केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें
अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो डिसीजन दिया उसमें जो उसका पहला डिसीजन था बीरूवाड़ीवाद का कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसको चेंज कर दिया और उसको पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अन्य अनुच्छेदों की तरह क्या है, प्रभावी नहीं है, और ना ही तो ये संसद को कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही उसकी शक्तियों पे कोई अंकुश लगाएगी, इस टाइप से। लेकिन यह संविधान की व्याख्या में सहायक है, और जैसे भी अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या में यूज किया जाएगा कि ये है ना। इसके बाद है जैसे अब इसमें दो बात और कही गई थी, एक तो ये नॉट जस्टिसेबल मतलब वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना क्या है, वाद योग्य नहीं है मीन्स, और एक कहा गया था जो प्रस्तावना है ना ये लागू नहीं किया जा सकता, इसे प्रवर्तनीय भी नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल, प्रवर्तनीय भी नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल, कि जो प्रस्तावना है ये वाद योग्य नहीं है। अगर कोई भी इस पे डिस्प्यूट हो जाता है तो मतलब न्यायालय इसे क्या है कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती प्रस्तावना को, तो ये वाद योग्य नहीं है। और दूसरा ये एनफोर्सेबल भी नहीं है, इसे लागू नहीं कराया जा सकता, प्रस्तावना को क्या नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता, ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये अन्य अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है, और ना तो ये संसद को कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही उसकी शक्तियों पे कोई अंकुश लगाएगी, और संविधान की व्याख्या में सहायक है, और ये वाद योग्य भी नहीं है, और दूसरा ये प्रवर्तनीय भी नहीं है, मीन्स इसे लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये हो गया। इसके बाद एक और डिसीजन आया था, LIC इंडिया वाद है ना। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है प्रस्तावना, संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है ना। अब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसके बाद जैसे प्रस्तावना में संशोधन, अब जो प्रस्तावना में संशोधन है इस पे क्वेश्चन मार्क आया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें भी जो केशवानंद भारतीवाद है ना उसमें ही डिसीजन दे दिया गया था इसके बारे में भी कि जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में संसद संशोधन कर सकती है उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो यहां से मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया, और उसके बाद से समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल ढांचे का जो मूल ढांचे में जो भी शब्दावली आएंगी या फिर जो शामिल किया जाना है वो सब अभी तक भी शामिल सुप्रीम कोर्ट करता आ रहा है। और ये एक अवधारणा थी जो कि केशवानंद भारती केस में दी गई थी, है ना। तो इसके तहत फर्स्ट जो केस था ना, जो केशवानंद भारतीवाद है, केशवानंद भारतीवाद 1973 का, केशवानंद भारतीवाद 1973 का जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, है ना। उसमें कह दिया गया था कि जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया मतलब संसद करती है उसी टाइप से प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो जो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है ना, मूल ढांचा है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट यहां से आया है संविधान में संशोधन से रिलेटेड। और अब बहुत सारे टर्म है, ये एक अलग से टॉपिक ही बन गया है मूल ढांचा, तो इसको पूरा वहां देखेंगे, लेकिन जो ये टर्मिनोलॉजी है ये इधर से केशवानंद भारतीवाद से आई है। इसके बाद
इसके बाद संविधान में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, ओनली एक बार संशोधन किया गया है, और उस संशोधन के तहत एक बार संशोधन किया है अभी तक संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बार संशोधन किया है, और 3 शब्द जोड़े हैं। वो 3 शब्द है समाजवाद, 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 पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अखंडता, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। अभी तक संविधान में एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। इस टाइप से ये हमने देखा कि प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। अब जो प्रस्तावना की प्रकृति है, जैसे प्रस्तावना का प्रकृति, इसका नेचर क्या है, जैसे किस किस ने इसको, जैसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं, तो किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कहा है कि प्रस्तावना क्या है, एक परिचय पत्र है। तो जो एन ए पालकी वाला है, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना क्या है, एक परिचय पत्र है। और जो के एम मुंशी है, के एम मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना को क्या कहा है, राजनीतिक जन्म पत्री। क्या कहा है, राजनीतिक जन्म पत्री। एन ए पालकी वाले ने कहा है कि ये परिचय पत्र है। और जो ठाकुरदास भार्गव और एम हिदायतुल्लाह है, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना क्या है, मूल आत्मा। मूल आत्मा की संज्ञा दी है इसे। जो बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को कहा है, उन्होंने प्रस्तावना को मूल आत्मा नहीं कहा। बी आर अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का मूल ढांचा कहा है, लेकिन यहाँ पे संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन जैसे आएगा कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव ने। लेकिन ऐसे पूछे कि अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को, इसको अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो जैसे ये थे, एम हिदायतुल्लाह थे, इन्होंने एक केस था गोलखनाथ केस, गोलखनाथ वर्सेस पंजाबवाद। गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद। इसमें ये डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की मूल आत्मा है। इस टाइप से। और एक थे सुभाष कश्यप ने कहा कि प्रस्तावना, यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। क्या है, यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और यदि प्रस्तावना नींव है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये किसने कहा है, सुभाष कश्यप ने कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान अगर शरीर है, सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा। प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और प्रस्तावना यदि नींव है तो संविधान क्या है, उस पर खड़ी अट्टालिका। इस टाइप से ये हमने संविधान की प्रकृति देखी। इसे परिचय पत्र कहा है एन ए पालकी वाला ने, और राजनीतिक जन्मपत्री के एम मुंशी ने, ठाकुरदास भार्गव और एम हिदायतुल्लाह ने इसे मूल आत्मा कहा है, बारकर ने की नोट कहा है, और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और यदि प्रस्तावना नींव है तो
संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है ना, ये हमने इसकी प्रकृति देखी। अब जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना को एक्सेप्ट कब किया गया था, मीन्स ये संविधान जैसे जिस दिन सॉरी जैसे इसमें ही समझ लेते हैं, जैसे जिस दिन अब हम देखेंगे, जैसे जैसे प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने 15 अनुच्छेदों को लागू किया था। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 तो नागरिकता से रिलेटेड थे, उसके बाद राष्ट्रपति की शपथ, जो इलेक्शन कमीशन है उससे रिलेटेड, तो 15 अनुच्छेद तो ये थे। और जो 16वां अनुच्छेद है 394 जिसमें ये रखे हुए थे, रखकर लागू किए थे, तो ये उस टाइप से 16 अनुच्छेद हो गए। तो इस दिन ही प्रस्तावना को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस टाइप से ये हमने देखा कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आ गई थी, और इस टाइप से ये हमारा प्रस्तावना वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसके अंतर्गत जैसे जो प्रस्तावना है, इसको आप जैसे इसको ये वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, जैसे कि जिससे कि क्वेश्चंस गलत होने की संभावना नहीं रहती। तो थैंक यू।